भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक भारत में डेटा की सेंधमारी यानी कि डेटा ब्रीच से औसतन 21 लाख डॉलर का जो औसत है वो पहुंच चुका है। खास बात यह है कि साल 2020 के बाद इसमें 28% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट बताती है कि ऐसे साइबर अटैक से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जबकि दूसरे सेक्टर भी खतरे के दायरे में हैं। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे देश की जीडीपी में जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका योगदान 10% तक पहुंच गया है। इतना बड़ा योगदान देने वाली डिजिटल इकोनॉमी को आखिर साइबर हमलों के खतरों से बचाया तो बचाया कैसे जाए, इसके लिए जो कानूनी प्रावधान होने चाहिए थे क्या वो हो पाए, वो जमीन पर उतर पाए या नहीं, क्या चुनौतियां हैं, और दिनों दिन ये जो पूरा डेटा ब्रीच का मामला है ये लगातार कॉम्प्लिकेट क्यों होता जा रहा है, इतना जटिल क्यों होता जा रहा है, इस पर खास चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि डेटा ब्रीच और साइबर हमले भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा रफ्तार से बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेटा ब्रीच की औसत लागत 2023 में 2.18 मिलियन डॉलर रही, जो 2020 के बाद से 28% बढ़ी है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि भारत में सबसे आम साइबर हमले फिशिंग के जरिए होते हैं, जो लगभग 22% हैं। इसके बाद चोरी या लापरवाही से लीक हुई व्यक्ति की जानकारी का नंबर आता है। इनकी तादाद 16% है। वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की लागत 2028 तक 13.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2023 में 8.15 ट्रिलियन डॉलर थी। वैश्विक डेटा उल्लंघन की औसत लागत भी 2023 में 4.45 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो 3 वर्षों में 15% की वृद्धि है। यानी भारत में वैश्विक औसत से कम ही लागत है, लेकिन उसके बावजूद खतरे कम नहीं हैं। आरबीआई की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में 80% से ज्यादा सुरक्षा से जुड़ी सेंधमारी की घटनाओं में अवैध नेटवर्क स्कैनिंग, प्रोबिंग या संदिग्ध सेवाएं शामिल हैं। भारत में इंडस्ट्री वाइज साइबर हमलों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो रिपोर्ट बताती है कि ऑटोमोटिव उद्योग हमलों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जहां स्मार्ट मोबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, इंटरफेस और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों के सबसे बड़े टारगेट के रूप में उभरे हैं। डेटा ब्रीच के मामलों में ये बढ़ोतरी न केवल वित्तीय नुकसानों को दर्शाती है, बल्कि आम लोगों की प्राइवेसी और सुरक्षा पर भी गंभीर असर डालती है। जी बिजनेस इस मुद्दे को कई बार प्रमुखता से उठा चुका है और हमारे कार्यक्रमों में जानकार इस बात पर जोर देते आए हैं कि इससे निपटने के लिए हमें ज्यादा मजबूत सुरक्षा तंत्र और निवेश की जरूरत है। हालांकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने साइबर खतरों को देखते हुए अपना साइबर सिक्योरिटी बजट 5% तक बढ़ाया है, लेकिन ये भी साफ है कि साइबर सुरक्षा में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन जैन मेरे साथ हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और माहिर गुप्ता है हमारे साथ, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है जितेन और माहिर आप दोनों का। जितेन, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं देख रहा हूं कि जो एवरेज जो ग्लोबल कॉस्ट है उससे तो कम है, लेकिन 2 मिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाना ये कितना खतरनाक है। और ये पहले तो हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताएं, हमने ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की है कि ये डेटा ब्रीच जो कॉस्ट होती है ये क्या होती है, इसमें क्या नुकसान वाली कॉस्ट होती है, लागत इसमें तय होती है, ये कैसे रिलेट करती है इंडस्ट्री से या उस इंडिविजुअल से जिसका डेटा ब्रीच हुआ है। नहीं, इसको देखिए, नापने के कई देशों में अलग अलग पैमाने हैं। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ, मान लीजिए एक किसी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर 100 क्रेडिट कार्ड का डेटा ब्रीच होता है, तो उसमें एक तरीका आकलन ये होता है कि अगर उन फ्रॉड क्रेडिट कार्ड्स के साथ जितने पैसे का फ्रॉड हुआ आप उसका देखें। दूसरे आकलन के अंदर आप ये भी जोड़ेंगे कि उस कार्ड को रिप्लेसमेंट की कॉस्ट, यूजर को हरासमेंट की कॉस्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दिया, जो ह्यूमन मैन पावर का नुकसान है उसको इन्वेस्टिगेट करने में उसका पैसा है, और जो मेंटल हरासमेंट और जो एक सिक्योरिटी रिस्क उस पूरे के पूरे सिस्टम के ऑडिट का होगा या जो व्यक्ति ने सहा उसका ऑडिट है।
और चौथा जो ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान है, अब उसके कारण मान लीजिए अब कार्ड ब्लॉक करेगा तो 5 और ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा, वो सब चीजें होंगी, कोई लोन डिफॉल्ट होगा, कहीं पे ईएमआई डिफॉल्ट होगी। तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जो ओवरऑल पैसे का नुकसान है उसके हिसाब से ये लोग अलग अलग उस पे पैमाने पे वो लगाए जाते हैं। मगर ये जो ब्रीच का है, ये उसमें जो आकलन होता है वो किसी डेटा के हैकिंग के द्वारा या कॉम्प्रोमाइज के द्वारा जो डेटा को हैक कर कर या लेके गए हैं उसके ऊपर ये आकलन होता है। ओके। इसके अंदर जो डेटा लीकेज है, जो जानबूझकर लोग डेटा बेच देते हैं, ये बहुत देशों में रिपोर्ट्स में ज्यादातर के बारे में बताया नहीं चाहता क्या इसको भी वो इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो ओवरऑल नंबर है वो बहुत कम दिखता है, बिकॉज अनरिपोर्टेड क्राइम्स। अगर मैं कहूं जो रोज आपको इंश्योरेंस के फोन आते हैं, आप बैंक में अकाउंट खोलिए, रोज क्रेडिट कार्ड कंपनीज के फोन आते हैं, आपका डेटा हाथों हाथ लीक होता है, कोई आपको ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई आपको लोन बेच रहा है, और उसके बाद फ्रॉड होते हैं। जो डेटा लीकेज से जुड़ी जो अर्थव्यवस्था में स्कैम की और एक तरह से हैकिंग की या पैसा खोने की जो कॉस्ट है, वो इन सब में शामिल नहीं होती है। खाली ब्रीच के मामले को जो आपने बहुत अच्छी बात बोली जितेन, थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करें। ये इंटरेस्टिंग है कि डेटा ब्रीच एक आम आदमी के लिए तो ये भी हो सकता है ना कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आ रहे हैं, मेरा इंश्योरेंस कंपनी से कोई दूर दूर तक लंबे वक्त से कोई लेना देना नहीं, मेरे को ऐसी ऐसी कंपनियों के कॉल आ रहे हैं, मेरे को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के कॉल आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं मुझे नहीं पता, तो मेरे साथ भी डेटा ब्रीच हुआ। उदाहरण के लिए आपने एक फलाना बैंक ने आपको एक कार्ड इशू किया 100 लोगों को, और वो 100 में से 50 लोगों ने एक शॉपिंग पोर्टल में उसकी शॉपिंग करी। उस पोर्टल को हैक करके किसी ने वो डेटा निकाल लिया, और उसके बाद उस डेटा का कार्ड का मिसयूज हुआ। वो एक अलग, वो आप उसको ब्रीच कह सकते हैं। उस पोर्टल ने रिपोर्ट किया सर्ट को या नोटिफाइड एजेंसी को कि साहब हमारा डेटा हैक हो गया है और ये 50 लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ, इनको हमने नोटिफाई कर दिया। दूसरा आप केस है जिसमें वो 100 के 100 जो कस्टमर है, बैंक में काम करने वाला एक कर्मचारी कुछ रिश्वत लेकर या पैसा देकर प्राइवेट कंपनियों को, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें बैंक लोन देने वाली कंपनीज हैं, जिसमें ये जो क्रेडिट कार्ड बांटती हैं वो कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल लोन दे रही हैं, कोई आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात कर रहा है, ऐसे लोगों को कुछ पैसा लेकर वो डेटा को बेच दिया जाता है। अब उसकी जो कॉस्ट है वो ये डेटा लीकेज है, ठीक है ना, ये किसी ने हैक नहीं किया है, और उसकी कॉस्ट का कुछ अता पता नहीं है, बिकॉज वो डेटा फिर उनसे फर्दर कहीं पे हैक होता है, लीक होता है, वो रिपोर्ट ही नहीं होता, और उसके बारे में जो अनरिपोर्टेड क्राइम की श्रेणी के अंदर वो जाता है, जो स्पैम कॉल्स आते हैं। तो लीकेज के द्वारा जो रिश्वत देके कुछ लोगों को डेटा आपका लीक कर दिया गया जानबूझकर, और उन्होंने आगे लोगों को बेचा, फिर उसमें से किसी व्यक्ति को हैक होकर उसका डेटा निकल गया, और उसको विक्टिम तो आप ही बने, क्योंकि डेटा तो आप ही का है, क्रेडिट कार्ड आपके हैक होंगे। तो जो अनरिपोर्टेड क्राइम है, जो लीकेज ऑफ डेटा है किसी भी कारण से सिस्टम के अंदर, उसको ये ज्यादातर कंपनियां जब रिपोर्ट बनाती है, आरबीआई ने भी इसमें नहीं बताते हैं क्लियरली क्या वो भी इंक्लूडेड है, पर ठीक है, कम से कम अच्छी बात यह है कि जो बड़े रेगुलेटर बैंक है आज वो कम से कम इसका एक आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में इस बात को लेकर आ रहे हैं, और सरकार को भी अब समझा रहे हैं कि इसके ऊपर क्यों सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्यों डेटा प्राइवेसी बिल अब बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। एब्सोल्युटली, और डेटा प्रोटेक्शन बिल में इस डेटा ब्रीच को लेकर भी प्रावधान है, और उसमें लीकेज को लेकर भी प्रावधान है। एब्सोल्युटली, और उसमें सरकार की तरफ से मुआवजे का भी। एक साधारण जनता के लिए अगर अनुमति दें, अगर मैंने एक बैंक को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या कोई डेटा दिया है, तो वो बैंक जो प्राइमरी पर्पस मेरा है, जो डेटा प्रिंसिपल को मैंने डेटा दिया है, जो ओरिजिनल पर्पस है बैंक अकाउंट खोलने का, वो थर्ड पार्टी कंपनीज को इंश्योरेंस बेचने के लिए, लोन बेचने के लिए, वो मेरी एक्सप्रेस कंसेंट के बिना मेरा डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो कि आज ये पैसे लेके करते हैं। आपसे छोटे से स्टार पे करवा लिया जाता है कि साहब हम थर्ड पार्टी को आपका डेटा बेचेंगे, भगवान न जाने वो कुछ भी करें, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो भी एनालाइज होगा। एब्सोल्युटली। तो ये देखिए, ये डिटेल्स थी जो बहुत अच्छे तरीके से जितेन ने समझाई हैं। अब मैं चलता हूँ माहिर के पास। माहिर, ऐसा क्या है कि ये कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है? अच्छा, इस कॉस्ट के सापेक्ष आप देखिए कि 2020 से लेकर और 2023 तक डेटा ब्रीच की जो कॉस्ट है वो 28% बढ़ गई, राइट? और जैसा कि जितेन बता रहे हैं, ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस में कितनी बढ़ गई वी डोंट नो। अब अगर आप लागत देखेंगे, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि 2020 से लेकर अब तक जो है, उसके बाद से लेकर ग्लोबल जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने साइबर इन्वेस्टमेंट में, इसको मैं इंडिया को भी इंक्लूड कर रहा हूं, इन्होंने अपनी खर्चा बढ़ाया 5%। अब खर्चा आप बढ़ा नहीं रहे हो, लागत आपकी बढ़े जा रही है, ध्यान आपका है नहीं। इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई करना बड़ा रस्म अदायगी सा हो जाता है। क्यों इतनी उदासीनता है साइबर सिक्योरिटी को लेकर? क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं होता? क्यों ये पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन पाया अब तक? दीपक जी, जैसा भी आपने बोला, आपके ना सवाल में भी कुछ जवाब था इस कॉस्ट को लेकर के। या जो 28% का आंकड़ा है, मैं पहले इसको समझा देता हूँ कि 28% का आंकड़ा हम कैसे पहुंचे इस आंकड़े तक कि 28% से कॉस्ट हमारी बढ़ गई है एक साइबर इंसिडेंट की, और वो कॉस्ट डिटरमाइन कैसे करी जाती है। तो मान लीजिए मैंने आज की तारीख में अपनी कंपनी पे, मेरी 100 सिस्टम की, 1000 सिस्टम की कंपनी थी, उस पे एक एंटीवायरस लगाया जिसका मेरे को खर्चा पड़ा 10 लाख रुपए। और आज मेरे साथ कोई साइबर अपराध हो गया, या मेरी कंपनी का जो डेटा था वो बाहर चला गया, जैसे अभी जितेंद्र सर भी समझा रहे थे कि डेटा जाने से कैसे नुकसान होता है, और वो नुकसान होना चालू हुआ, तो सबसे पहले जो मैंने वो सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी पे लगाया था, जिसके मैंने 10 लाख 15 लाख रुपए दिए थे, वो जीरो हो गए। तो वो कॉस्ट जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी साइबर सिक्योरिटी पे, वो इंसिडेंट होते ही, अपराध होते ही, ब्रीच होते ही जीरो हो गई। दूसरा, उसके ऊपर फिर आपकी आज की तारीख में जैसे जैसे प्रिवेसी एक्ट और ये बाकी के कानून बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेशनली भी, आज मेरा कोई कस्टमर यूरोप में बैठा है, तो मुझे जीडीपीआर के बेसिस पे वहां पे यूरोपियन एजेंसीज को रिप्लाई फाइल करना है, जिसके लिए मुझे कुछ लीगल कॉस्ट आएगी अपफ्रंट। तो वो जो आपने वकील को या किसी साइबर एक्सपर्ट को पैसे दिए, वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड हो गया। उसके बाद जो आपकी कंपनी को खुद नुकसान हुआ था, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी से कई बार हम लोगों ने कई इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं, हमने खुद अपने हाथों से डील करे हैं, जहां पे कंपनियों के हैकर्स ने ईमेल को कॉम्प्रोमाइज करा और ईमेल भेज के उनके क्लाइंट से कुछ उनका मॉनेटरी लॉस कर दिया कि हमारे अकाउंट में आज की तारीख में ऑडिट चल रहा है, आप इंटरनेशनल पेमेंट हमारे किसी स्पेन के बैंक में, किसी और बैंक में भेज दीजिए। अब वो क्लाइंट ने फ्राइडे को, सैटरडे क्लोज करने से पहले अपने ऑफिस पेमेंट रिलीज कर दी बिना कम्युनिकेशन करे, क्योंकि जनरली बिजनेस कम्युनिकेशंस आप अगर देखेंगे तो ईमेल के माध्यम से होती हैं। और फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे जनरली लोग ऑफिस में अपना काम नहीं करते हैं, फ्राइडे को पेमेंट्स क्लोज करके जाते हैं। वो पेमेंट्स फ्लोट हो गई तो आपके बिजनेस का डायरेक्ट अपफ्रंट लॉस हुआ। उससे जिस देश का आपका बिजनेस था, आप अगर इंडियन कंपनी था, इंडिया की जीडीपी को भी लॉस हुआ और आपके बिजनेस को भी लॉस हुआ। इन आंकड़ों को मिलाकर के ये 28% का आंकड़ा बना है कि पहले जो हैकर्स थे वो मान लीजिए 50 लाख तक का लॉस कर पाते थे टोटल में, क्योंकि पहले कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, आपको लीगल लॉयर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, कंपनीज रफा दफा कर देती थी मामला। अब सर्ट इम्पैनलमेंट के बाद इंडिया की भी सर्ट की टीम है, जो कि अगर कोई इंडियन कंपनी का डेटा लॉस होता है, प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा, तो सर्ट भी इंटरवीन करती है। वो कहती है आप किसी सर्ट इम्पैनल कंपनी से जाकर ऑडिट करा के लाइए। अब उस ऑडिट का पैसा भी आपके बिजनेस को देना पड़ेगा, क्योंकि लॉस बिजनेस का आपका हुआ है। क्लाइंट भी आपका कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा बिजनेस करने से डरेगा कि इनके यहाँ पे डेटा ब्रीच हो जाता है, मेरी पेमेंट फंस गई है, अब मैं इनके साथ आगे बिजनेस नहीं करूंगा। तो ओवरऑल लॉस अगर आप देखेंगे तो वो $2.18 मिलियन तक एक एवरेज कॉस्ट पहुंच गई है कि अगर एक साइबर अपराध आज किसी कंपनी के साथ हो जाता है, किसी बिजनेस के साथ हो जाता है, तो वो एवरेज में जाकर के $2.18 मिलियन तक कॉस्ट करता है। इसका मतलब ये है। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दोज डिटेल्स। अब बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने अब हमें समझा दिया, मुझे लगता है दर्शकों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक और डेटा मैं इसमें जोड़ देता हूं, जो इस तरह की जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं, और जो मैं सिर्फ सर्टेन की बात कर रहा हूं, जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है इस तरह के खतरों से निपटने के लिए, उसमें 2017 में 53,117 मामले थे, और आप सोचिए कि 2023 तक आते आते वो 13,20,106 हो गए। 53,000 से 13 लाख। आप सोचिए आप कि किस अनुपात में ये मामले बढ़ गए हैं। क्विकली, मेरे पास वक्त की कमी है इस राउंड में, बहुत क्विकली जितेन, मैं चाहूंगा कि आप क्या सलाह देंगे सरकार को? आरबीआई ने भी अब कह दिया है अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो कहां बढ़ाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, सरकार करे, क्या करें अब? देखिए, एक तो मामले ऐसा नहीं है 53,000 से सीधा 13 लाख हो गए। हाँ, मामले हो सकता है 8 लाख से 9 लाख 10 लाख 13 लाख होंगे हो, मगर ये कि जब से वो 1930 की हेल्पलाइन खुली है, तब से क्राइम रिपोर्ट होना ज्यादा हो गया है। पहले क्राइम होता था पर रिपोर्ट नहीं होता था। इसलिए अच्छी बात है कि सरकार ने इस आंकड़ों को जुटा रही है और इसको पब्लिक करा जा रहा है। दूसरा, देखिए, एक है ना, धारणा बन चुकी है, क्योंकि अब आपको सर्ट को रिपोर्ट करना है मैंडेटरी, या कोई ब्रीच हो तो फिर सर्ट वेंडर उसको ऑडिट करेगा, फिर आप उसको फिक्स कराएंगे। फिर अब जो नया डेटा प्राइवेसी लॉ रहा है उसमें अगर वो प्रूव हुआ कि डेटा ड्यू डिलीजेंस आपने नहीं करी है तो लायबिलिटी आपकी है, फिर टर्नओवर्स के ऊपर पेनल्टी है, तो एसोसिएटेड कॉस्ट बहुत बढ़ेंगी। तो पहले एक कहावत थी, आपने सुना होगा दीपक जी, कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो लोग अच्छे से अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम, एक कोई कैमरा वैमरा अपने प्रेमाइसिस के अंदर एक फिजिकल सिक्योरिटी के लगाने की कोशिश करते थे। ठीक है। साइबर में चूंकि एट्रीब्यूशन बिल्कुल ही निल है, कॉन्विक्शन रेट नहीं है,
इसलिए एक धारणा कंपनियों के बीच में बनती जा रही है कि सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार, उल्टा। क्योंकि अगर आप किसी छोटे मोटे वेंडर को पकड़ के उसको बोलो यार मेरे को एक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का ढंग से रिपोर्ट करा हुआ सर्टिफिकेट चाहिए, ये लो 50,000 लाख रुपए, तुम बस मुझे सर्टिफिकेट इशू कर दो, इन्वेस्टर को दिखाने के लिए मेरा काम हो गया, कागज पे ड्यू डिलीजेंस हो गई। दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं साहब मैं प्रॉपरली मेरा ऑडिट कराऊंगा, जो कमियां हैं उसको फिक्स करूंगा। तो अगर आप प्रॉपरली ऑडिट कराएंगे तो 50,000 की जगह 5 लाख 10 लाख रुपए लगेंगे, तो पहले तो आप रोएंगे, फिर उसमें कमियां आएगी, उसको ठीक करते करते आप 25 लाख रुपए भरेंगे, फिर रेगुलेटर आपसे 10 सवाल पूछेगा इतनी कमियां थी क्यों और इतना टाइम क्यों लगा, फिर आप उसको जवाब देते रहिए। तो अब ये ऐसा एक धारणा बनती जा रही है कि सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार, इसको उल्टा करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सरकार को विश्वास देना होगा कि ये शुरुआती दौर है, 100% सिक्योर व्यवस्था नहीं होगी, पर चूंकि 100% सिक्योर संभव नहीं है इसलिए आप इन्वेस्ट ही ना करें, ये गलत है। इसलिए सरकार को हैंड होल्डिंग करके कुछ ना कुछ हर सेक्टर के लिए एक बेसिक साइबर सिक्योरिटी एसओपी वो रिलीज करना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको हैंड होल्ड करना चाहिए। माहिर, आपके कुछ इनपुट्स कि क्या गवर्नमेंट को करना होगा, हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से, ये इंपॉर्टेंट जो सुझाव आया था जितिन की तरफ से, क्या एग्जैक्टली क्या करना होगा? दीपक जी, मेरा तो एक ही सुझाव है कि काफी हादसों के बाद सरकार को ये चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमें ऑडिट करवाना है, क्या हमें कंपनीज के ऊपर लाइबिलिटीज इंपोज करनी है। कहीं ना कहीं कोई साइबर इंश्योरेंस सरकारी, जैसे काफी सारी पॉलिसीज हैं आज की तारीख में साइबर की, इंश्योरेंस की, जो लोग प्राइवेटली बेच रहे हैं, बट सरकार को भी वो पॉलिसीज कुछ बेचनी चाहिए, अपनी साइड से देनी चाहिए, ऑफर करनी चाहिए बिजनेसेस को, जो बेसिकली काफी इनपुट के बाद लाइक कंपनी अगर कुछ सर्ट इम्पैनलमेंट ऑडिट करा लेती है और काफी अपनी चीजें पूर्ति कर देती है जो सरकार कह रही थी, उसके बाद वो बेसिकली सरकार उनको कवर दे, किसी तरीके का सुरक्षा कवच। ये इंपॉर्टेंट आपने दिया कि साइबर इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन हो और उसमें भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट सवाल मेरा माहिर आपसे रहेगा क्विकली, कंपनीज के लेवल पे क्या हो सकता है? अब अभी जैसा जितेन बता रहे थे एकदम उल्टी थ्योरी थी कि महंगा रोए बार बार, सस्ता रोए एक बार, तो कंपनीज क्या ये मान के चले कि भाई थ्रेट तो आना ही है, अब क्या उसमें खर्चा करें? या कंपनीज की तरफ से खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाना चाहिए, ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी कंपनीज को कंसल्टेशन में लेना चाहिए, क्या कंपनीज को क्या करना चाहिए? तो आपका बिल्कुल सही सवाल है दीपक। ये जिस तरीके से ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े अपराध की किसी परसेंटेज को नहीं बढ़ा रहे हैं, दर्शा ये उसको भी रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे टूल्स, R&Ds, कंपनीज के एफर्ट ऑलरेडी हो रहे हैं और कंपनीज ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं। ये उन सॉफ्टवेयर का फेलियर भी दिखा रहा है आज की तारीख में जो हैकर्स यूज कर रहे हैं, और ये बढ़े भी इसलिए कि ये जो अभी 1 साल से AI का दौर आया है, इसमें हैकर्स ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स ऐसे करने चालू कर दिए जिससे कंपनीज दिन ब दिन और ज्यादा हैक होती जा रही है, उनके सॉल्यूशंस फेल होते जा रहे हैं। इसमें कंपनीज को ये मान करके चलना पड़ेगा कि हमारे साथ कभी भी साइबर हादसा, अपराध हो सकता है, और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है, जिससे कि अगर आज साइबर अपराध हो भी गया तो जैसा भी हमने क्राउड स्ट्राइक के मामले में देखा, जो अभी विंडोज पे इतना ज्यादा चर्चा हुई थी, तो हमें उसी वक्त अपनी ऑल्टरनेट सर्विसेज कैसे अप्लाई करनी है, ऑनलाइन करनी है, जिससे कि हमारे बिजनेस को और नुकसान ना हो। तो इसको हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान कहते हैं, जिसकी आज की तारीख में सख्त जरूरत है। एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम की काफी सख्त जरूरत है कंपनी को, और एक साइबर ऐसा एक्सपर्ट, सुरक्षा का ऐसा विशेषज्ञ जो आपकी कंपनी के साथ क्लोजली जुड़ा हुआ रहे, जिससे कल को कोई भी साइबर अपराध हो तो लीगैलिटीज, टेक्नोलॉजी, हर चीज को मैनेज कर पाए। इसकी आज सख्त जरूरत है हर कंपनी को। थैंक यू सो मच माहिर। 2 महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए, एक साइबर इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन और दूसरा इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम जो कि कंपनी के लेवल पे हो। ये दोनों इंपॉर्टेंट सुझाव हैं और देखते हैं कि ये साइबर सुरक्षा से निपटने में कितने कारगर साबित होते हैं। आइडिया बहुत अच्छे हैं, आत्मसात भी होने चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट भी कंसल्टेशन में है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। आई एम श्योर सरकार तक भी ये बात ज़रूर पहुंचेगी। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए।